गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन कुछ पिछले वीडियोज़ के माध्यम से अपकृत्य विधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अब तक अपन ने अपकृत्य विधि में जो डिस्कस किया है उसका सारभूत मुद्दा ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी उपेक्षा या गलती से किसी को कोई नुकसानी पहुंचाता है तो उस सिचुएशन में उसे उस नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेकिन अपकृत्य विधि में कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनको अपन जिनके बारे में अपन यूं कह सकते हैं कि यदि वादी ने अपनी उपेक्षा से किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया है, इसके बावजूद भी उसे अपकृत्य विधि में उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। ऐसी सिचुएशन को ब्रिटिश लॉ में लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और भारतीय कानून में इसे लॉ ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहा जाता है, या ब्रिटिश विधि में इसे हम रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम के नाम से पढ़ते हैं और भारत में MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नियम से पढ़ते हैं। क्या है कठोर दायित्व का नियम और क्या है पूर्ण दायित्व का नियम? तो देखो, इन सच कठोर दायित्व का नियम और पूर्ण दायित्व का नियम एक जैसी सी स्थितियों पर लागू होने वाले दो नियम हैं। एक ब्रिटिश परिस्थितियों से संबंध रखता है, दूसरा भारतीय परिस्थितियों से संबंध रखता है। लेकिन कठोर दायित्व का नियम ब्रिटिश विधि में अपवादों के साथ लागू होता है। कहने का मतलब उसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन पूर्ण दायित्व का नियम जो है वो किसी प्रकार के अपवाद को स्वीकार नहीं करता है। कठोर दायित्व के नियम को एक्सचेकर न्यायालय द्वारा फ्लेचर बनाम रायलैंड के वाद में प्रतिपादित किया गया था और इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अपील में रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में कुछ जजमेंट में संशोधन करते हुए किया गया था। तो यहाँ देखिए, पहले तो मैं इन दोनों लॉ के बारे में सिंपली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अपन इसकी सिचुएशन को थोड़ा डेप्थ में जाकर अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी भूमि के ऊपर किसी खतरनाक वस्तु को ला रखा है, जैसे हमने अपने घर में या खेत में खतरनाक कुत्ता पाल रखा है, अपने खेत में जहरीला पौधा उगा रखा है, या फिर अपने भूमि पर किसी प्रकार की असाधारण वस्तु को रख रखा है और जिसके अपनी भूमि से निकलने पर किसी अन्य व्यक्ति को, पड़ोसी को किसी प्रकार का खतरा संभावित है, ये हम जानते हैं। उसके बावजूद भले ही वो चीज़ अपने नेग्लिजेंसी या अपनी किसी उपेक्षा से अपनी भूमि से नहीं निकली हो, बिना किसी उपेक्षा के भी अगर निकल जाती है और पड़ोसी को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है, तो उसके लिए हमें बिना उपेक्षा के भी, बिना किसी गलती के भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कहने का मतलब इन दोनों नियमों का संबंध भूमि के असाधारण प्रयोग से है और खतरनाक वस्तु के रखे जाने से है जो उस अपने कब्जे वाली भूमि या अपने नियंत्रण वाली भूमि से बाहर निकलकर किसी वादी को नुकसानी पहुंचाती है। तो यहाँ देखो, सिंपली बहुत ही ब्रीफली आप ये चीज़ देखेंगे, मोटे तौर पर मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी भूमि के ऊपर किसी खतरनाक वस्तु को संग्रहित किया है, रखा है या ला रखा है, वो खतरनाक वस्तु अपने कब्जे से निकल जाती है, भले ही उसके लिए अपन ने किसी प्रकार की उपेक्षा की हो या नहीं, और उससे किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को या वादी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान अपनी ऐसी किसी एक्टिविटी से हुआ है जिसमें हमने अपनी भूमि को असाधारण प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर रूटीन या दैनिक उपभोग की तरह हम अपनी भूमि को इस्तेमाल करते हैं और ऐसी सिचुएशन में कोई चीज़ अपने कब्जे से निकलकर किसी के लिए खतरनाक साबित हो जाती है, तो वो कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के नियम के अंतर्गत अपने को लायबल नहीं ठहराएगी। तो यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत 1868 में इंग्लैंड में एक अपील केस को डिसाइड किया था, रायलैंड बनाम फ्लेचर, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पहले एक्सचेकर न्यायालय द्वारा या एक्सचेकर न्यायालय की ओर से जस्टिस ब्लैकबर्न द्वारा सुना गया था।
जिसका टाइटल था फ्लेचर बनाम रायलैंड। और फ्लेचर बनाम रायलैंड की अपील जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गई उसको अपन कहते हैं रायलैंड बनाम फ्लेचर। फ्लेचर बनाम रायलैंड में एक्सचेकर न्यायालय की ओर से जस्टिस ब्लैकबर्न ने जो जजमेंट दिया उसमें कुछ कंडीशंस और जोड़कर उस जजमेंट को थोड़ी सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देके जो नियम प्रतिपादित किया उसे अपन कठोर दायित्व का नियम या रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम कहते हैं। क्या था ये नियम? तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो उस सीमा से बाहर निकल जाने पर संभाव्यतः क्षतिकारित कर सकती है, ऐसी वस्तु को लाता है, उसको वहां रखता है, तो वह उस वस्तु के वहां से निकलकर बाहर चले जाने के कारण हुई क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी होगा, भले ही वह उसको अपनी भूमि में रखने के लिए उपेक्षावान रहा हो या नहीं। ऐसा व्यक्ति केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं होता है कि उसने किसी प्रकार की गलती या उपेक्षा की है या वो कोई गलत या उपेक्षावान व्यक्ति था, अपितु वह इसलिए उत्तरदायी होता है क्योंकि वह कुछ खतरनाक वस्तुओं को अपनी भूमि पर रखता है और वह वस्तु उस स्थान से बाहर निकलकर वादी को क्षतिकारित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खतरनाक वस्तु को अपनी भूमि पर लाना, उसका अपने कब्जे से बाहर निकलना, वादी को नुकसान पहुंचाना, तथा इसमें एक बात और जोड़ी गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से, और वो ये लिखा कि इस प्रकार की वस्तु का भूमि पर रखना या भूमि का ऐसा उपयोग अस्वाभाविक उपयोग हो, दैनिक उपयोग नहीं हो। अगर रूटीन उपयोग है तो ऐसी सिचुएशन में यह नियम लागू नहीं होगा। यह जजमेंट दिया रायलैंड बनाम फ्लेचर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, या यूं कहें कि यह संशोधित नियम वो संशोधित नियम था जिसे एक्सचेकर कोर्ट की ओर से जस्टिस ब्लैकबर्न ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट दूसरी चीज जो हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे उसको आप स्लाइड में देखिए। रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम लागू करने के लिए अभी जो जजमेंट मैंने आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रायलैंड बनाम फ्लेचर 1868 का जो जजमेंट मैंने आपको बताया है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व के नियम को लागू होने के लिए हमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स या 3 कंडीशंस जो हैं उनका फुलफिलमेंट होना जरूरी है। पहली कंडीशन आप देखिए क्या है। पहली कंडीशन है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गई हो। देखो, किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु को रखा है, एकत्रित किया है, या खतरनाक वस्तु को प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर लाया गया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें है इस पर लाई गई अथवा रखी गई वस्तु अवश्य ही सीमा से बाहर चली गई हो। प्रतिवादी ने जिस खतरनाक वस्तु का संग्रहण या लाना या रखना किया गया है वो वस्तु प्रतिवादी के नियंत्रण वाली भूमि से बाहर गई हो। यदि प्रतिवादी के नियंत्रण वाली भूमि पर उस खतरनाक वस्तु के रहते हुए वादी ने किसी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश प्रतिवादी की भूमि पर करके किसी प्रकार की नुकसानी उठाई है तो उसके लिए कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी कंडीशन जो इसमें बनती है वो है इस प्रकार किसी वस्तु का भूमि पर रखा जाना भूमि का असहज या अस्वाभाविक प्रयोग हो। तो रूटीन में या दिन प्रतिदिन की जीवन में अपन अपनी भूमि का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उससे डिफरेंट या उससे भिन्न या उससे हटकर किसी प्रकार का इस्तेमाल उस भूमि का किया गया हो। यदि ये तीनों प्रकार की कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को बिना किसी गलती या प्रतिवादी को बिना किसी गलती या उपेक्षा के भी अपकृत्य विधि में नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और ये किस नियम के अंतर्गत ठहराया जाएगा? रायलैंड बनाम फ्लेचर या कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत। देखो, रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम लागू होने के लिए आवश्यक है कि वस्तु जिनसे क्षतिकारित हुई है वह निकलकर किसी ऐसे क्षेत्र में चली जाए जो प्रतिवादी के अधिभोग अथवा नियंत्रण में नहीं है। अगर प्रतिवादी के अधिभोग या नियंत्रण वाली भूमि पर
वो वस्तु फैलती है या जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम लागू नहीं होगा। एक सवाल ये उठता है कि भूमि का अस्वाभाविक या असहज प्रयोग क्या है। तो इस संबंध में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई विशेष प्रयोग हो जिससे दूसरों के प्रति खतरा बढ़ जाए, वह भूमि मात्र साधारण प्रयोग न हो जो कि समुदाय के सामान्य हित के लिए हो। देखो, असहज प्रयोग उसे कहा जाता है जिससे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए किसी प्रकार का खतरा बढ़ जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल ऐसा है जो सामान्य हित के विपरीत हो, कॉमन इंटरेस्ट, जन सामान्य के हित के विपरीत हो। अगर इस प्रकार से हम किसी खतरनाक वस्तु को अपनी भूमि पर रखते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि वो हमारा उस भूमि का असहज प्रयोग या अस्वाभाविक इस्तेमाल है। और ऐसी सिचुएशन में उस खतरनाक वस्तु के निकलने से हम स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आ जाएंगे और इस प्रकार होने वाली नुकसानी के लिए हम उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि यदि हम दिन प्रतिदिन या सामान्य इस्तेमाल अपनी भूमि का कर रहे हैं या दैनिक या रूटीन लाइफ से संबंधित इस्तेमाल कर रहे हैं और उस दौरान कोई खतरा किसी पड़ोसी को हो जाता है, तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो, सोचाकी बनाम सास के वाद में यह जजमेंट दिया गया कि किसी मकान में अंगीठी या सिगड़ी के अंदर जली आग एक सहज या स्वाभाविक इस्तेमाल है, उचित और दिन प्रतिदिन का प्रयोग है। और यदि इस प्रकार सिगड़ी या अंगीठी से आग समीप के परिसरों में फैल जाती है तो ऐसी सिचुएशन में रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम लागू नहीं होगा। रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम लागू नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात है कि अस्वाभाविक इस्तेमाल कब होगा, जब इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जो अपने रूटीन लाइफ से संबंधित नहीं हो, पड़ोस के लिए या जन सामान्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम यदि किसी वस्तु को रखते हैं और उसके निकलने से किसी का नुकसान हो जाता है तो रायलैंड बनाम फ्लेचर के अंडर अपन उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। इसके बाद में देखिए, इस केस की अगली स्लाइड में आपको जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है। देखो, एक कंडीशन ये बनती है कि सामान्यतः अपन ने अपकृत्य विधि में पीछे ये पढ़ा है कि स्वतंत्र ठेकेदार या स्वतंत्र प्रसंविदाकार का जो कार्य होता है उस कार्य के लिए नियोजक उत्तरदायी नहीं होता है। जनरली यदि हमने फ्री कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार का काम दिया है और वो स्वतंत्र ठेकेदार किसी प्रकार की गलती करता है तो अपकृत्य विधि में उसकी गलती की भरपाई उसे स्वयं करनी होगी। लेकिन रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में या कठोर दायित्व के नियम में ये बात थोड़ी डिफरेंट या बिल्कुल उल्टी लागू होगी। कहने का मतलब कि यदि हमने अपनी भूमि के ऊपर स्वतंत्र ठेकेदार को किसी खतरनाक वस्तु को रखने या भूमि के असहज प्रयोग करने की अनुमति दी है और ऐसी खतरनाक वस्तु अपनी भूमि से स्वतंत्र ठेकेदार की गलती से निकल जाती है और उससे किसी वादी का नुकसान होता है, तो ऐसी सिचुएशन में नियोजक मीन्स अपने को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर स्वतंत्र ठेकेदार की बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतया किसी स्वतंत्र प्रसंविदाकार द्वारा किए गए कार्य के लिए नियोजक उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत प्रतिवादी स्वतंत्र प्रसंविदाकार या ठेकेदार के अपेक्षायुक्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज अपने को देखने को मिलेगी कि सामान्यतया नियोजक जो है वो स्वतंत्र ठेकेदार की गलतियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत स्वतंत्र ठेकेदार को या स्वतंत्र प्रसंविदाकार को उत्तरदायी ठहराया, स्वतंत्र ठेकेदार के उपेक्षा के लिए नियोजक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरी एक डिस्कस करने योग्य बात यह है कि क्या कठोर दायित्व का नियम जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, ऑथेंटिक है, या इसकी अपनी कुछ सीमाएं, आलोचनाएं या उसके कुछ अपवाद है। तो यहाँ देखो, रायलैंड बनाम फ्लेचर के जजमेंट को अपन ठीक से पढ़ें। अभी अपन ने जिसको डिस्कस किया है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये इसके कुछ अपवाद जो है वो डिसाइड किए हैं। तो मोटे तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कठोर दायित्व के नियम के 5 जो एक्सेप्शंस या अपवाद दिए गए हैं, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इन 5 में से किसी ग्राउंड पर कठोर दायित्व के नियम से प्रतिवादी को छुटकारा मिल सकता है। पहला है इसमें वादी का स्वयं का दोष, प्लेंटिफ्स ओवन
डिफॉल्ट, दूसरा है देवी कृत्य एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा है वादी की सम्मति कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, और चौथा है इसमें एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी या तृतीय व्यक्ति का कार्य, और पांचवा है इसमें सांविधिक प्राधिकार या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये 5 एक्सेप्शन कठोर दायित्व के नियम के संबंध में रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इनकी सिचुएशन को थोड़ा, इन एक्सेप्शंस को और एक्सप्लेन करने के लिए अपन अगर किसी कैश लॉज का सहारा लेना चाहें तो मैं आपको पहले बिंदु जहां वादी का स्वयं का दोष हो, इस संबंध में पॉन्टिंग बनाम नोक्स का वाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पॉन्टिक्स बनाम बॉक्स के बाद में फैक्ट ये था कि वादी का घोड़ा जो है वो प्रतिवादी की भूमि पर उगी विषैली घास को उसकी जमीन के ऊपर जाके खाता है। कहने का मतलब वो विषैला घास प्रतिवादी के कब्जे में था, उसी की भूमि पर था, और वादी का घोड़ा अनाधिकृत प्रवेश करके प्रतिवादी की भूमि पर जाकर उस घास को खाता है और उस जहरीली घास को खाने से मर जाता है। देखिए यहाँ दूसरा एलिमेंट, वो खतरनाक वस्तु प्रतिवादी के कब्जे से बाहर नहीं गई। इट मीन्स रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो इसमें जजमेंट ये दिया गया कि यदि वादी स्वयं ही प्रतिवादी की संपत्ति पर अनाहुत प्रवेश करने के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो वह इस प्रकार कारित क्षति के लिए वाद नहीं ला सकता। इसमें पॉन्टिंग बनाम नॉक्स के बाद में वादी का घोड़ा जो है वो प्रतिवादी की भूमि पर अनाहुत प्रवेश करता है, इसलिए वो वाद में सफल नहीं हुआ। जब वादी की संपत्ति की क्षति का मुख्य कारण प्रतिवादी द्वारा एकत्रित किसी वस्तु का परिसर से बाहर निकलना न होकर स्वयं वादी की ही संपत्ति की असाधारण संवेदनशीलता हो, तब वादी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये दूसरे वे में इसी का जजमेंट कहा जा सकता है। एक इसमें अपन ये देखेंगे कि जैसे एक्ट ऑफ गॉड के संबंध में या देवी कृत्य के संबंध में रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद को जब फ्लेचर बनाम रायलैंड के रूप में एक्सचेकर कोर्ट द्वारा सुना गया था तो उस समय ब्लैकबर्न ने इस संबंध में एक्ट ऑफ गॉड को अपवाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद जो अपने को देखने को मिलता है इस चैप्टर में, वह है निकोल्स बनाम मार्शलैंड का वाद। निकोल्स बनाम मार्शलैंड के वाद की स्थिति क्या थी? इसमें बहुत ही असाधारण वर्षा होने के कारण कृत्रिम झीलों के बांध टूट गए थे, जिससे वादी के 4 पुल बह गए थे। प्रतिवादी के कृत्रिम झीलें और बांध टूटने से वादी के पुल बह गए थे। तो यहां अप्रत्याशित या असाधारण वर्षा एक्ट ऑफ गॉड थी, जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। तो इस वाद में जो जजमेंट हमारे सामने आया वो जजमेंट ये था कि यदि वस्तु का प्रतिवादी के परिसर से बाहर निकलना किसी मानव हस्तक्षेप के बिना तथा किन्हीं अलौकिक शक्तियों के कारण हुआ है तो दैवीय कृत्य की प्रतिरक्षा का अभिवचन किया जा सकता है। तो जहां एक्ट ऑफ गॉड को साबित कर दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में प्रतिवादी जो है वो कठोर दायित्व के नियम से बच सकता है। एक इसमें जब कंसेंट की अपन बात करते हैं, वादी और प्रतिवादी के बीच में पहले कोई सहमति हो जाती है या वादी किसी प्रकार की नुकसानी उठाने के लिए कंसेंट प्रदान कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। या यूं कह सकते हैं अपन कि जब वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच किसी प्रकार का ऐसा करार हुआ है जिसका उद्देश्य दोनों का सामान्य लाभ प्राप्त करना है, तो ऐसी सिचुएशन में वादी नुकसानी के लिए वाद नहीं ला सकता। इस मामले में देखो कई केसेज में ये जजमेंट अपने सामने आया है, जिसको अपन समराइज रूप से यूं कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु के संग्रहण की सम्मति दे दी है, तो ऐसी वस्तु के पलायन से हुई क्षति के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होता है। जहां से खतरे का स्रोत वादी और प्रतिवादी दोनों के सामान्य लाभ का है, ऐसी सम्मति वहां विवक्षित होती है। कहने का मतलब जहां किसी ऐसे लाभ को, सामान्य लाभ को कमाने के लिए वादी और प्रतिवादी के बीच कोई करार हो जाता है और वादी प्रतिवादी की भूमि पर किसी खतरनाक वस्तु को कलेक्ट करने की अनुमति दे देता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रतिवादी जो है वो कठोर दायित्व के नियम से मुक्त हो जाता है।
एक इसमें अपने सामने ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे जनरली अपन ने विकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व में ये पढ़ा है कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है उसके लिए नियोजक या मालिक जो है उत्तरदायी होगा। यहां भी वो चीज ठीक ऐसे ही लागू होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रतिवादी ने जो कार्य किया है उस कार्य में किसी अननोन या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट या किसी गलत कार्य से अगर वादी का नुकसान हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कठोर दायित्व के नियम से मुक्ति पाई जा सकती है या नहीं। इस सिचुएशन को डिस्कस किया गया बॉक्स बनाम जब। बॉक्स बनाम जब के बाद में स्थिति क्या थी? इसमें स्थिति यह थी कि प्रतिवादी के जलाशय से जल का बह निकलना, प्रतिवादी के जलाशय से जल इसलिए बह निकला कि कुछ लोगों ने उस जलाशय की नाली को अवरुद्ध कर दिया, और नाली को अवरुद्ध करने से वो वादी को नुकसान पहुंचाता है। और जिन लोगों द्वारा उस नाली को अवरुद्ध किया गया वो न तो उसके द्वारा प्राधिकृत थे, न उसके सेवक थे, न उसके अभिकर्ता थे, और न ही प्रतिवादी का ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण था। तो इस वाद में जजमेंट ये दिया गया कि यदि क्षति किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप हुई है जो न तो प्रतिवादी का सेवक है, न ही अभिकर्ता, और न ही जिस पर प्रतिवादी का कोई नियंत्रण है, तो प्रतिवादी इस नियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कठोर दायित्व के नियम के अपवादों में या बचाव में इसे काउंट किया जाएगा। एक जैसे पांचवा एक्सेप्शन मैंने आपको यह बताया है कि जहां स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या किसी सांविधिक प्राधिकार के अधीन कोई व्यक्ति या कोई पब्लिक सर्वेंट स्टेट की ओर से काम कर रहा है और ऐसी कार्य करने के दौरान किसी वादी को नुकसान हो जाता है, तो क्या ऐसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अधीन काम करने वाले व्यक्ति को प्रतिवादी बनाते हुए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? देन इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये इसके एक्सेप्शंस में आता है। तो इस संबंध में अपने सामने एक जो केस लॉ है, महत्वपूर्ण केस लॉ है, वो ये है ग्रीन बनाम चेल्सी या वाटर वर्क्स कंपनी। इस वाद में कंपनी को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या ड्यूटी मान सकते हैं कि जल की सतत आपूर्ति उस कंपनी को करनी थी, और कंपनी इस कार्य को अबाध रूप से या नियमित रूप से कर रही थी। और इस प्रकार अबाध रूप से कंपनी द्वारा जब जल की सतत आपूर्ति की जा रही थी, उस दौरान कंपनी की बिना किसी उपेक्षा के सर्विस लाइन या पाइपलाइन फट गई, और इस पाइप के फटने से वादी का जो परिसर है वो जलमग्न हो गया। तो इस वाद में कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या सांविधिक प्राधिकार के अधीन कार्य कर रही थी, और रायलैंड बनाम फ्लेचर के 5वें अपवाद के अधीन मानते हुए कंपनी को लायबल नहीं माना गया। ये अपन ने जो डिस्कस किया है वो है रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम या कठोर दायित्व का नियम, जो ब्रिटिश या कॉमन लॉ में प्रचलित है। अभी अपन भारत की यदि स्थिति देखें तो भारत की स्थिति को हम देखेंगे एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। तो देखो, कठोर दायित्व के नियम को भारत में पूर्ण दायित्व के नियम के रूप में या लॉ ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब कठोर दायित्व से संबंधित जो वाद भारत में आते हैं उनमें कठोर दायित्व के नियम को भारत में स्वीकार किया गया है, लेकिन अपवादों के साथ नहीं, अपवादों के बिना। कहने का मतलब यह है कि कठोर दायित्व का नियम ब्रिटेन में लागू है, जिसके अपने अपवाद हैं जिनको अभी अपन ने डिस्कस किया है। भारत में कठोर दायित्व का नियम पूर्ण दायित्व के नियम के रूप में लागू है। कहने का मतलब यह है कि भारत में इसका कोई अपवाद नहीं है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु को लाएगा वो उस भूमि से बाहर निकलेगा और किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हर हाल में या 100% प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा, न तो दैवीय कृत्य, न वादी की कंसेंट, या फिर ना स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, किसी को भी अपन जो है अपवाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का मतलब भारत में कठोर दायित्व का नियम अपवादहीन स्थिति में लागू हुआ है, और इस सिचुएशन को एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया,
जिसे हम पूर्ण दायित्व के नियम से अध्ययन करते हैं। इस वाद का जो जजमेंट आया वो ये था कि इसको पूर्ण दायित्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बिना दोष के भी दायित्व उत्पन्न होता है, तथा इस नियम के अंतर्गत ये अपवाद मान्य नहीं है जो कि रायलैंड बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत मान्य है। देखो, बिना किसी गलती के व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा कब? जब वो अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु को लाता है, उसके कब्जे से निकलती है, वादी को नुकसान पहुंचाती है और ऐसा भूमि का असहज इस्तेमाल में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन कठोर दायित्व के नियम की तरह पूर्ण दायित्व के नियम में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब लायबिलिटी या उत्तरदायित्व हर हाल में बना रहेगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा वो ये था कि जब व्यक्ति की बिना किसी गलती के या व्यक्ति की ओर से बिना किसी उपेक्षा के किसी को नुकसान हो जाता है, क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। ब्रिटेन में ये सिचुएशन लागू है कठोर दायित्व के नियम में और भारत में ये स्थिति लागू है पूर्ण दायित्व के नियम में। तो आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।